वेलकम टू गेज एंड सक्सेस पॉइंट। आज हम करेंगे 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 6.1 स्टाफिंग मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। ये इसका नाम दे रखा है। देखो, जो स्टाफिंग है, हमने 5 फंक्शन पढ़े थे, उसमें हमने स्टाफिंग के बारे में पढ़ा था। यानी कि स्टाफिंग क्या है? एक टाइप से मैनेजमेंट का फंक्शन है। कौन से नंबर का फंक्शन है? पहले नंबर पे आता है प्लानिंग, सेकंड नंबर पे आता है ऑर्गेनाइजेशन, और थर्ड नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? स्टाफिंग पढ़ा था। तो स्टाफिंग में होता क्या है? इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो संगठन करते हैं, सेकंड कार्य के अंदर ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर हम पोस्ट क्रिएट करते हैं। और स्टाफिंग के अंदर क्या होता है? जो पोस्ट हमने क्रिएट की है उनको रियल में फिलअप करती है ह्यूमन पावर के द्वारा। तो इसका हम मीनिंग, इम्पोर्टेंस और इसके बारे में हम पूरी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो देखो, एक लाइन से हमें समझ में आ जाएगा कि जो स्टाफिंग है इसकी किसी भी बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पोर्टेंस होती है। हमारी संपत्तियां प्रत्येक सायंकाल दरवाजे से बाहर चली जाती है। यानी कि संपत्तियां, एसेट्स जो होती है, आवर एसेट्स वॉक आउट द डोर ईच इवनिंग। यानी कि एसेट्स बाहर चली जाती है। तो स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं? जो मेन पावर होती है उसको अपॉइंट करते हैं। तो जो ये हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको क्या मानना है इन्होंने? एसेट्स मानना है। यानी कि एक मूवेबल एसेट्स बना दिए इन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज को। और ये कहते हैं कि डेली जो है हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज है वो कहाँ चला जाता है? दरवाजे से बाहर चली जाती है। और आगे कह रहा है हमें निश्चित करना होगा कि अगली सुबह वे वापस आए। और अब देखो, एक बिजनेस को ये निश्चित करना पड़ेगा कि वो वापस भी आए। वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग। और ये दिया है नारायण मूर्ति, ये सीईओ है इन्फोसिस के, इन्होंने ये लाइन दी है। ये कहते हैं कि हर एक बिजनेस में उसकी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो एक एसेट्स है, वो डेली दरवाजे से बाहर चली जाती है। और हमें ये निश्चित करना पड़ता है, ये श्योर करना पड़ता है कि वो दूसरे दिन बिजनेस में आ जाए, नेक्स्ट डे। अब देखो, अगर कोई बिजनेस से बाहर जाएगी कोई एसेट्स, तो वापस कब आएगी? जब वो सेटिस्फाइड होगा तभी आएगी। तो इसी को लेकर हम आज इसकी एक लाइन से हमें जो इसकी इम्पोर्टेंस पता चली है, इसके बेस पे हम स्टाफिंग की डिटेल से स्टडी करते हैं। तो देखते हैं आज हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आज हम स्टडी करेंगे मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, इसके फीचर्स और इसकी इम्पोर्टेंस। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी ये 2-3 चीज़ें स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग के अंदर क्या होता है? वैसे आपको बता दूं, मीनिंग अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है कि स्टाफिंग जो होता है वो लोगों, पदों को लोगों से भरना और उनको भरे रहने देना। इसका मतलब सीधा सा अपनी भाषा में ये होता है। तो इसका हम इसके अकॉर्डिंग देते हैं। संगठन में जो भी पद स्थापित किए हैं, पद के इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉय को क्या करना पड़ता है? या व्यक्तियों को अपॉइंट करना होता है। यानी कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण पोस्ट होती है उस पर ज़्यादा योग्य व्यक्ति लगाए जाते हैं, और जो कम इम्पोर्टेंस की पोस्ट होती है, यानी कि जो लोअर लेवल पे पोस्ट होती है, उन पे अपेक्षाकृत, या हम कह सकते हैं ऊपर वाले पोस्ट के कंपैरिजन में थोड़ी कम क्वालिफिकेशन वाले बंदों से भी काम चल जाता है। तो इस तरह से इसके मीनिंग में आप ये कह सकते हो कि नियुक्तिकरण के अंदर या स्टाफिंग के अंदर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट क्रिएट की गई है उन पर उनके महत्व के अकॉर्डिंग योग्यता वाले व्यक्तियों को पदों पर लगाना है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाली पोस्ट है उन पे ज़्यादा क्वालिफाइड एक्सपीरियंस बंदे लगाए जाते हैं, और जो थोड़ी सी लोअर लेवल की, या हम कहते हैं लोअर लेवल की पोस्ट होती है, उन पर थोड़े कम एक्सपीरियंस या कम क्वालिफिकेशन के बंदों से भी काम चलाया जा सकता है। तो इसकी हम कहते हैं, ये देखो, जो नियुक्तिकरण होती है इसके अंदर कौन कौन सी हम काम करेंगे। इसके अंदर रिक्रूटमेंट की जाएगी, सिलेक्शन,
ट्रेनिंग, प्रमोशन और ट्रांसफ़र, इन सब को हम आगे जाके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एक लाइन में देखो आपको मीनिंग बता रही थी ना, वो आ गया। इसका अभिप्राय क्या है? पदों को लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना। अगर आपको बड़ा क्वेश्चन याद नहीं होता है तो 1 नंबर में अगर आप ये लाइन लिख देते हो तो भी इससे आपको नंबर मिलेंगे। इट रेफर टू फिलिंग एंड की फिल्ड द पोस्ट विथ पीपल। तो इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। आपको मैं थियो हेमन के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि नियुक्तिकरण का कार्य जो होता है प्रबंधकों की भर्ती, चयन, विकास, प्रशिक्षण और क्षतिपूर्ति से संबंध रखता है। स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन टू रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजनेस में अप्लाई करने के लिए इनवाइट किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है। सिलेक्शन, जो ये एप्लीकेशन यहाँ पर आई है, इनमें से कौन योग्य है कौन अयोग्य है उसका सिलेक्शन किया जाता है। जो सिलेक्ट कर लेते हैं देखो उनका विकास भी करना होता है। विकास कैसे करेंगे हम? ट्रेनिंग के द्वारा। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है अगर किसी एम्प्लॉय के साथ काम पर रहते हुए या बिजनेस में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसको फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियली सपोर्ट करके उसके कुछ कॉम्पनसेटरी यानी कि कुछ क्षति की पूर्ति की जाती है। तो इस तरह से ये दी है थियो हेमन ने। ये हमारी थी डेफिनेशन। इसके बाद देखो हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहला देखो जो स्टाफिंग है इसके इम्पोर्टेंस में या जो ऊपर हमने हेडिंग पढ़ी थी उससे ही पता चल गया था कि जो स्टाफिंग का काम है वो टोटली किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। तो जो किसी भी एम्प्लॉय को अगर हम नियुक्त करते हैं तो नियुक्ति का जो कार्य शुरू करते हैं उसकी पहली विशेषता ये आ जाती है कि ये मनुष्य से संबंधित है। यानी कि ये हमारा मैनेजमेंट का 3rd फंक्शन है। पहला कौन सा था? हमारा प्लानिंग, फिर था ऑर्गेनाइजिंग। इनमें क्या था? दोनों में कागजी कार्रवाई, पेपर वर्क था। और ये जो स्टाफिंग है ये कोई पेपर वर्क नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है? योग्य व्यक्तियों को संगठन में पदों पर लगाना होता है। और देखो संगठन में व्यक्तियों पदों पर लगाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे? व्यक्तियों की भर्ती करेंगे, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, ये सारे काम किससे संबंधित होंगे? ये सारे के सारे मनुष्य से संबंधित है। इसके बाद सेकंड आता है ए सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। यानी कि जिस तरह से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग है उसी तरीके से हमारा जो ये स्टाफिंग का कार्य है ये भी क्या है? एक अलग से मैनेजरियल फंक्शन है। यानी कि ये किसी और काम का कोई पार्ट नहीं है बल्कि इंडिविजुअल एक फंक्शन है। एसेंशियल एट ऑल लेवल, ऑल मैनेजरियल लेवल। अब देखो जो हमारा स्टाफिंग का काम होता है वो केवल ये नहीं है कि किसी एक लेवल पे स्टाफिंग का काम कर लिया या नियुक्ति कर ली तो फर्म में चल जाएगा, नहीं। सभी स्तरों पर, यानी कर्मचारियों की तो सभी लेवल्स पे ज़रूरत होती है तो सभी पे ही स्टाफिंग का काम करना पड़ता है। हाँ, कई बार होता है कई कंपनीज होती हैं उनमें एक पर्सनल डिपार्टमेंट खोल लिया जाता है। तो अगर किसी कंपनी ने अपॉइंटमेंट के लिए कोई पर्सनल डिपार्टमेंट खोल लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये तीनों लेवल के मैनेजर है ये इस काम से मुक्त होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो डिपार्टमेंट है इन तीनों लेवल के मैनेजर को हेल्प करेंगे, यानी कि स्टाफिंग के काम में हेल्प करेंगे। और ये जो है मैनेजर है ये नहीं कह सकते कि ये काम तो पर्सनल डिपार्टमेंट का, नहीं, उनकी दोनों की सहायता से ही ये काम कंप्लीट किया जाएगा। रिलेशन टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो बिजनेस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो होती है क्या? मनुष्य को रोजगार देना। तो अब देखो फर्म में जब अपॉइंट करेंगे तो वो मनुष्य को रोजगार दिया जाएगा और मनुष्य की ही यहाँ नियुक्ति की जाती है। और वो क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। समाज से संबंधित होने के कारण एक बिजनेस को ये सामाजिक दायित्व भी उत्पन्न हो जाता है, उसको पूरा करना होता है। और वो पूरा भी कैसे करे? जो भी ये प्रोसेस करे हमारी भर्ती की, चयन की, पदोन्नति की, वो सारी कैसे होनी चाहिए? निष्पक्ष होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है कि इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब देखो जो हमारी स्टाफिंग है
इस पर इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों का ही इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है? देखो, कर्मचारी नियुक्ति का कार्य निष्पादन पर आंतरिक और बाहरी दोनों का प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि संस्था के आंतरिक वातावरण से संबंधित कर्मचारियों की ये नीति हो सकती है कि पदोन्नति की हो सकती है, प्रमोशन की हो सकती है, डिमोशन की हो सकती है, ट्रांसफ़र की हो सकती है। अगर मान लेते हैं कंपनी ने ये पॉलिसी बना रखी है कि ऊपर की पोस्ट पर कोई एम्प्लॉय अगर रिटायरमेंट होता है या छोड़कर चला जाता है तो उसकी जगह नीचे वाले पोस्ट वाले पद को ऊपर प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगी? आपकी स्टाफिंग इफेक्ट करेगी। सेकंड आता है, संस्था को बाहर से प्रभावित करने वाले कारण कौन से होते हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, कोई एजुकेशनल इन्वायरमेंट भी ऐसा हो सकता है। तो सरकार मान लो ये नीति बना दे कि कोई विशेष संस्था, कोई किसी का कोई स्पेशल नाम नहीं दिया, कोई भी संस्था हो सकती है जिसमें ये पॉलिसी बनी हुई है कि जो भी एम्प्लॉय अपॉइंट होंगे वो किसके माध्यम से होंगे? रोजगार कार्यालय के माध्यम से। अब देखो, अगर कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट हो जाता है, उसकी पोस्ट खाली हो जाती है, तो नीचे की पोस्ट वाले को प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि रूल बना रखा है कहाँ से लेना है? उस पोस्ट पर एम्प्लॉय को रोजगार कार्यालय से ही अपॉइंट करना है। ये पॉलिसी कौन बनाती है? गवर्नमेंट ने उस संस्था के लिए बना रखी है। तो इस तरह से एक फर्म की स्टाफिंग जो होती है, स्टाफिंग का काम होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के इन्वायरमेंट से अफेक्ट होता है। अब आते हैं नीड ऑफ स्टाफिंग। अब देखो, स्टाफिंग की ज़रूरत, देखो स्टाफिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहला होता है फिलिंग द रोल्स। रोल मतलब जो भी पोस्ट है उनको भरना। अब देखो, ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया था? ढांचा तैयार कर लिया। ढांचा तैयार करना तो बहुत आसान काम होता है, लेकिन जो भी ढांचे के अंदर आपने पोस्ट क्रिएट की है उस पर उपयुक्त कर्मचारियों को भरने का काम, यानी कि उन पोस्ट पर उस पोस्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन, क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस वाले बंदे को उस पर अपॉइंट करने का काम बहुत मुश्किल है। संगठन ढांचे को तैयार करने पर तो कई संस्था पूरा ध्यान देती है, लेकिन उसके जो पद भरते हैं उस पर ध्यान नहीं देती। इसको हम यहाँ से करते हैं, कर्मचारी नियुक्ति कार्य को प्रबंध के एक अलग कार्य का दर्जा दिया जाए ताकि इस पर पूरा फोकस किया जाए। और वो क्या कर रखा है? एक अलग कार्य का दर्जा स्टाफिंग को दे ही रखा है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि ढांचा तैयार करना बहुत आसान है। जो ढांचा तैयार किया है उसमें पोस्ट क्रिएट की है, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है वो काम बहुत मुश्किल है। इसी कारण से क्या होता है, इसमें इसके लिए इसको अलग कार्य के रूप में इसको दिया गया है। और इसमें मेन ये होता है कि सही व्यक्ति को ही सही स्थान पर लगाया जाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई लो एजुकेशन वाला या एक्सपीरियंस वाला बंदा ऊपर की पोस्ट पे लगा दो और हाई क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस बंदा लो पोस्ट पे लगा दो, तो ऐसा करना गलत होगा। दूसरा है ह्यूमन एम्फेसिस। देखो, जो मेन पावर होती है वो क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स। स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, ह्यूमन रिसोर्सेज एसेट्स होती है। अब देखो, इसका अगर कोई एसेट्स है, कोई भी हम एसेट्स लेते हैं, बिजनेस में लाते हैं, तो उसको चयन करने का कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होता है। जैसे जो हमारा माल मशीन है उसको चयन करने का कोई क्राइटेरिया दे रखा है। सेम इसी तरह से ह्यूमन पावर है, उसका सिलेक्शन करने का भी क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे उनकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ऑनेस्टी, उनका एटीट्यूड, यानी कि उनकी साइकोलॉजी कैसी हो, उनका हेल्थ, एज और लिंग के बारे में ध्यान दिया जाता है। तो अब ये देखना, इतनी सारी चीज़ें क्राइटेरिया के अंदर आती है, ठीक है। पर अभी देखना ये है कि किस जॉब के लिए किन किन तत्वों की मात्रा होनी चाहिए। यानी कि अगर ऊपर की पोस्ट पर आप एज ए मैनेजर की पोस्ट पर किसी को अपॉइंट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग कितने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस का बंदा होना
चाहिए। अगर आप लो लेवल पे एक फोरमैन के तौर पर अपॉइंट कर रहे हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अब दोनों पोस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशन तो नहीं चलेगी। मैनेजर के लिए हाई एक्सपीरियंस, हाई क्वालिफाइड होना चाहिए, और फोरमैन के लिए कम क्वालिफिकेशन और कम एक्सपीरियंस से भी काम चल सकता है। थर्ड आता है अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज। जो जब ह्यूमन पावर होती है, इसके संबंध में विशेष, जब ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में कोई रिसर्च नहीं हुए थे तब की बात है। उस टाइम क्या था, इसको एक अलग काम नहीं माना जाता था, क्योंकि उस टाइम तो रिसर्च ही नहीं हुआ था। रिसर्च ना होने की वजह से जो स्टाफिंग का काम था उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता। लेकिन आज के टाइम क्या है, बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, और आज देखो एक व्यक्ति को अपॉइंट करने तक कितनी सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, कार्य का मूल्यांकन, बहुत सारी ये काम करते हैं, और इनकी भी कई मेथड हो चुके हैं। ये मेथड कहाँ से आए? बहुत सारे रिसर्च की वजह से आए। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि आज के टाइम में जो स्टाफिंग है इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है, कि यानी कि किस काम को किस तरीके से बेटर ढंग से किया जाए। जैसे भर्ती की कई सारे मेथड हो गए, सिलेक्शन के भी हो गए, या आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप इसमें देखोगे कि हर एक काम के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए कई तरीके के मेथड हैं। तो इस कारण से क्या है, आज के टाइम में नॉलेज फुल है अवेलेबल। फोर्थ आता है स्पेशलाइजेशन। कुछ समय पहले तक सभी प्रबंधक जो होते थे अपने विभागों में आवश्यक लोगों की नियुक्ति या प्रशिक्षण की व्यवस्था खुद कर लेते थे, कुछ टाइम पहले तक। यानी कि उनके डिपार्टमेंट में अगर कर्मचारी कोई छोड़कर चला जाता है तो वो अपने लेवल पे क्या करते थे, अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लेते थे। लेकिन आज क्या है, आज जमाना आ रहा है विशिष्टीकरण का, स्पेशलाइजेशन का। इस टाइम क्या है, जो अपॉइंट करता है बंदा वो भी कौन होता है, एक एक्सपर्ट होता है। क्योंकि आजकल स्टाफिंग एक्सपर्ट भी आने लग गए हैं, यानी कि वो एज ए प्रोफेशनल बंदे जो स्टाफिंग का ही काम करते हैं, तो आजकल इनकी सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि ये सारा काम क्या करते हैं, जो ये एक्सपर्ट है केवल स्टाफिंग से रिलेटेड ही काम करते हैं, तो इनका इनके बारे में एक्सपीरियंस भी हो जाता है, ज्ञान भी हो जाता है, इसलिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो इनके जो स्पेशलाइजेशन है उसका बेनिफिट कंपनी उठा सकती है। इस कारण से आजकल क्या है, स्पेशलाइजेशन की वजह से जो स्टाफिंग है उसको प्रबंध का एक अलग कार्य माना जाने लगा है। किसी कार्य का पार्ट नहीं, अलग कार्य माना जाने लगा है। तो स्टूडेंट, ये हमने स्टाफिंग के बारे में, इसकी नीड्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।